बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त आज हम मौजूद हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिसका तारफ़ अगरचे वो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त सूबा सरहद के साबिक वज़ीर आला इकबाल खान जद्दून साहब के ख़ानदान से उनका ताल्लुक है और उनके पोते हैं। और एक डिग्री उनकी अपनी असल में जो एजुकेशन है वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर से है, लेकिन उन्होंने समाजी शोबे में जो उनकी खिदमात हैं और उन्होंने जिस तरह हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बचाने के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है, उस हवाले से वो खुद ही बताएंगे। लेकिन हम नाजरीन को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने एक बड़े घराने में आंख खोली। उसमें जो उनकी तालीम है उसका पस मंजर वो बताएंगे, और इसमें सोसाइटी में जो समाज को और इस समाजी शोबे में ये जो सोशल फॉरेस्ट्री है और जो माहौल है उसको बचाने के लिए जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये काज के साथ वो खड़े हुए हैं, तो वो हालात भी वो बताएंगे। उन पर हम सवालात करेंगे तो वह अपना तारफ भी करवाते जाएंगे कि इस शोबे में वो किस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर से उन्होंने समाजी शोबे का में ये जो खिदमात अंजाम दी है, तो क्या ऐसा उनके सामने क्या चीज उनको दरपेश आई है। तो हम चलते हैं जी हाशिम खान एडवोकेट की तरफ। वो खुद ही बताएंगे कि वो अपनी कॉर्पोरेट एजुकेशन में जो थी, इसमें लॉ में जो कॉर्पोरेट एजुकेशन थी, उससे फिर ये समाजी शोबे में वो किस तरह आए और किस तरह उन्होंने स्टैंड किया हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर उन्होंने समाज को खड़ा करने के लिए कि अपने इर्द गिर्द माहौल को बचाए। जी हाशिम खान, आप नाजरीन को बताइएगा कि किस तरह आपकी कॉर्पोरेट एजुकेशन के बाद फिर किस तरह आप इस तरफ मुतवज्जो हुए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन था। तो इसमें बेसिकली ये है कि मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिजनेस पर है, फाइनेंस, कमर्शियल, कॉर्पोरेट, इन चीज़ों पर है। और लॉ की स्पेशलाइजेशन भी मैं इन चीज़ों पर फोकस करता हूँ कि कंपनीज वगैरह, कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स, इन चीज़ों को किस तरह प्रोटेक्शन दी जाए। बट जो सबसे नंबर वन फैक्टर जो था, जिस चीज़ को मुझे पुश किया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी सीखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ भी तवज्जो दो, वो ये था क्योंकि मैं खुद रेजिडेंट हूँ विलेज कुमावां का, एबटाबाद में। और कुमावां के बाहर एक बहुत बड़ा क्रश प्लांट सेटअप हुआ है, जिधर मुख्तलिफ क्रश प्लांट्स लगे हुए, माइनिंग दिन रात होती है, और वो हमें अपनी लाइफ में, जिंदगी में दिन रात बहुत तकलीफ देती है। तो उस चीज़ की वजह से मतलब एक बहुत बड़ा पुश मुझे मिला, मेरी अपनी फैमिली की तरफ से भी पुश, और फिर उस चीज़ मैंने बहुत इंटरेस्ट और शौक से मतलब ये सब कुछ सीखा। और मतलब मैंने वादा किया कि यार इस चीज़ को मैं सही तरह सीखूंगा ताकि इसको हम जेन्युइनली चैलेंज कर सकें। आशिम खान, इसमें जाहिर है जो क्रश प्लांट का आपने हवाला दिया, जाहिर है माहौल को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर, लेकिन उसमें एक जो मुश्किल आपको पेश आई होगी, मेरा जो मालूमात है मेरी उसके मुताबिक, जाहिर है वो आपकी अपनी कम्युनिटी थी, आपने उसमें रिश्तेदार भी होंगे, जाहिर है आपकी फैमिली बैकग्राउंड में उसका ताल्लुक होगा, जाहिर है कबीले से वो लोग थे, तो आपको जाहिर है समाज में एक होती है मुश्किल भी पेश आती है, तो वो मुश्किल से आपने किस तरह निपटा। जाहिर है जो सोशल प्रेशर आता है, खानदान से प्रेशर आता है, जो आपका वोट बैंक होता है उससे एक किस्म का प्रेशर आता है, तो क्या नाज़रीन को आप बताएंगे कि कैसी मुश्किलात आपको पेश आई। इसका जो इनिशियली जो सबसे मुश्किल चीज़ यही थी कि हमने एक फैसला लेना था कि अपने फैमिली के खिलाफ स्टैंड लेना था। और इस चीज़ को आपने मुझसे पूछा कि इसको हमने ओवरकम किस तरह किया, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए चीज़ें थी, मेरे भाई थे, मेरे अम्मी अबू थे, मेरी बहन थी, मतलब इन लोगों ने मुझे पुश किया और सपोर्ट किया कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जो मेरे अपने गांव के अपने लोग हैं, मैंने उन सब से इस केस करने से पहले सबसे पूछा था कि आप लोग इस चीज़ से इफेक्ट हैं, इसका क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, केस नहीं करना चाहिए, हम जगह बुलाते हैं, आपस में बात करते हैं। ये हमने सारे ऑप्शंस सबसे पहले एक्सरसाइज किए थे। उसके बाद फिर जो क्योंकि मतलब एक ठीक है, एक हम लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू थे, एक क्रश प्लांट ओनर्स की पॉइंट जी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ये सारे पर्सपेक्टिव सुन के सोच के फिर एक कलेक्टिव फैसला लिया था कि यार ये हम कोर्ट में ये बात लेके जाते हैं, ये जजेस के सामने ये बात लेके जाते हैं, अगर हम गलत है तो कानून हमें बता देगा कि हम गलत है, और जज भी हमें बता देगा। तो ये चीजें मुश्किल थी, पर वो मतलब जिस तरह वक्त गुजरता गया फिर हमें समझ आती गई कि यार बहुत ज्यादा लोग इतने अफेक्टेड है और इतने खुश भी हुए हैं कि किसी ने हमारे लिए एक आवाज निकाल दिया। जी, ये आपका जाहिर है बहुत बड़ा जरूरतमंदाना इकदाम था, लेकिन आशिम खान हम आगे चलते हैं इन्हीं सवालात को लेकर। देखें, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा इकोसिस्टम, हम जो सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रोल जो होता है, जाहिर है ये अफसरान है, हजारों अरबों खरबों रुपए का ये अखराजात जो इन पे खर्च होते हैं, जाहिर है ये
लेते हैं, तनख्वाहें हैं, मरहाब है, बड़े बड़े दफातर बने हुए हैं। तो इसमें क्या चीजें हैं जी, ये जो बेताशा क्रश प्लांट लग रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, रिजर्व फॉरेस्ट पूरी तरह काटा जा रहा है। तो ये क्या इसमें कोई सेंस प्रिवेल नहीं करता? लोगों को, ये पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर है आला डिग्रियां हैं, आला तालीमी इदारों से पढ़ के आते हैं ये अफसरान जो होते हैं, तो ये कैसे लाइसेंसिंग कर देते हैं, कैसे ये फॉरेस्ट रिजर्व को काटने की इजाजतें दे देते हैं? इनके दफातर और इनकी गाड़ियां मराहत सालाना आप देखिए, हमें अरबों में उसकी कॉस्ट आती है। तो ये किस तरह हमारी सांस को तबाह करने में इनका रोल, सरकारी अफसरान का क्या रोल है? मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जब महकमों के अफसरान जो है कोर्ट में आपके पास आते हैं, जाहिर है आप उनके साथ वो करते हैं, तो ये क्या चीज है? हम कैसे इससे रोक सकते हैं, या हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि ये सारे जो हमारी प्रोटेक्शन पे ये जो महकमे बने हुए हैं, जैसे ये माहौलियात की प्रोटेक्ट करने का एक पूरा महकमा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है, आप देखते हैं, तो ये क्या मुश्किलात इसमें पेश आती है और कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है? इसमें जो सबसे मुश्किल बात होती है ना कि अक्सर इस तरह होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो इख्तियार होता है, जो उसका काम है, अगर उसका काम ये है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना हो, उन जो अफसर होते हैं कोई बीच में होते हैं जो उनको समझ आ जाती है कि हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं कि अगर हम एनवायरमेंट को तबाही करते हैं, और इस वजह से, इस ग्रीड और इस लालच की वजह से वो गैर कानूनी काम करने शुरू हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला जो था, जो मैंने और मेरे भाई ने नोटिस किया था कि इनको कोई पूछने वाला नहीं था, और बट क्योंकि हर बंदे को कानून समझ नहीं है, तो शायद जनरल परसेप्शन ये है कि हमारे कोर्ट्स और हमारे कानून बहुत कमजोर है और इनका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है ही नहीं है। जब हम उन कानून को डिटेल में स्टडी करते तो उसी कानून ने हमें रास्ते दिए थे कि आप एज प्राइवेट सिटीजन्स आप केस लेके आ सकते हो, और आप केस किसके खिलाफ लेके आ सकते हैं? जो एनवायरमेंट को तबाह करे और जो गवर्नमेंट अफसर है उसके खिलाफ भी आप केस लेके आ सकते हैं। और फिर जो इसमें जो मुश्किल काम यही था कि अब ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं एक तो वकील भी हूँ, बाहर का पढ़ो, गांव में भी रहता हूँ, अफेक्टी भी हूँ, मतलब शायद इस तरह की सर्कमस्टेंसेस बहुत कम होते हैं। तो फिर मतलब शायद हमें अल्लाह ताला ने एक बेहतर प्लेस में प्लेस किया था कि यार ये सारे क्वेश्चंस हम पहली दफा इस सूबे के सामने हमने एड्रेस किया, इस पेशावर हाई कोर्ट अब्बाद बेंच में पहली दफा इस तरह के क्वेश्चंस एड्रेस हुए, और अभी भी कोर्ट के लिए ये बहुत बड़े अभी फैसले आने शुरू हो रहे हैं ना कि क्या ये जो बात कर रहे हैं कि एक सूबाई लेवल तक एक काम अनलॉफुल हो रहा है, तो उसका क्या कोर्ट क्या जवाब देगा? तो ये बहुत ज्यादा अफसर जो है वो एक एडवांटेज लेते हैं कि आप ये सोचें कि अक्सर माइनिंग कहाँ पर होती है, ये रूरल एरियाज में होते हैं, गांव गांव में होती है, तो अक्सर मुज़ाफ़ात में। यस, तो विलेज लेवल पर शायद एजुकेशन हमारा इतना अच्छा नहीं है, तो जो विलेजेस के जब ये लोग उनके एडवांटेज लेते हैं, उन विलेजेस को तो नहीं पता उनके कानूनी राइट्स क्या होते हैं, तो जब तक उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, और अक्सर लोग स्टैंड नहीं लेते अनलेस उनको कोई मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव हो कि चले मैं भी वकील हूँ, वकील का टाइम बहुत कीमती होता है, तो उसके लिए अगर कोई हायर करे तो फी अच्छी होनी चाहिए। तो जो लोग अफेक्टेड होते हैं वो अक्सर गरीब होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, और उनके ये फायदा जो ले रहे हैं हमारे महकमे उनका ले रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनको पता है कि यार इनको तो अपना राइट्स का नहीं पता। जी आशम खान, ये आप देखें, ये जो फॉरेस्ट का इशू है और इसके अलावा आपके अड़ोस पड़ोस में एक तो ये क्रश प्लांट का इशू था, एक और इशू आपके ज़ाहिर नोटिस में भी है कि ये जो फेस डिपो था जिसमें ये जो कचरा कुंडी थी एबटाबाद में, इसको शिफ्ट किया गया है तमतोड़ की तरफ। उसमें ज़ाहिर बहुत बड़ा फंड उसके लिए अरेंज किया गया। फिर एक बहुत बड़ा आपके ज़ाहिर आपकी कम्युनिटी है, वहाँ कम्युनिटी के बिल्कुल गांव के पड़ोस में वो बना दिया गया, तो उसमें ज़ाहिर है वहां भी लोगों को तकलीफ भी हो रही है। तो ये क्या इश्यूज हैं कि ये जो हमारे अफसरान दफ्तरों में बैठे हुए हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए की मराहत का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिटीज के हवाले से बिल्कुल भी सोचते नहीं है। इनको क्या मसला क्या पेश आता है, ये क्यों कम्युनिटीज की बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते? और एक गंदगी का ढेर पहले शहर में रहा, यहाँ पर आपके शहर का तारफ बना हुआ था, जैसे ही आप एंटर होते हैं शहर में तो जी एक बदबू का वो झोंका आपको महसूस होता है। अब उसको जब शिफ्ट करना था तो 2 साल से वो शिफ्ट हो रहा है जी। अभी दमतोड़ गांव में आबादी में जाके वहां ज़ाहिर कम्युनिटी हाई कोर्ट में आ गई, ये एक लिटिगेशन चलती रही। तो ये जो रोल है एनवायरनमेंट को तबाह करने का, जो महकमों का अपना जो रोल है, उसके अलावा जो मालकान, ये लैंड मालकान होते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिजर्व वगैरह में भी मालकान का इशू होता है, ये जो क्रश प्लांट है उसमें भी इशू है। अब ये जो कचरा कुंडी गंदगी के ढेर वाला जो इशू है, इसमें भी ज़ाहिर मालकान है, लैंड ओनर्स है। तो ये जो आपकी नोटिस में आया, तो ये क्या चीज है जी जो ये नाकिस पॉलिसियां दुरुस्त करने में ये दिलचस्पी नहीं लेते? हाई कोर्ट लेवल पे लिटिगेशन आती है तो ये मालकान दिलचस्पी नहीं लेते, कम्युनिटी में शऊर की कमी है, या वो आपस में इत्तेफाक नहीं है, क्या क्या चीजें सामने आई है? देखिए मेरा अपना ख्याल ये कि
कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो अक्सर वो कोशिश अपनी तरफ से बिल्कुल करते हैं, जितना उनका कैपेबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं। जो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं कि शायद उनकी एक्सपीरियंस में बार बार जब ये सिस्टम में आते हैं, मतलब कोई अफसर की तरफ जाते हैं, वो अफसर उनको कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, दूसरा महकमा करेगा। फिर वहां जाते हैं, फिर वो चक्कर काट 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 के वो बंदे भी थक जाते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसको कोई आउटपुट ही नहीं है। फिर जब वो अदालत जाते हैं, हो सकता है कभी कभी वो गलत सूट ले आते हैं, जो शायद वो मिसगाइड थोड़े से हो जाते हैं, और उसकी वजह से मतलब वो डिफीट होती है, और इंसान मतलब एक हद तक वो कहते हैं यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये मतलब अब आप बेशक ये इन्वायरमेंटल केसेस है, बट इन चीज़ों को टैकल करने के लिए इंसान को पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गवर्नमेंट मशीनरी फंक्शन किस तरह करती है। एक एडी क्या होता है, उसका क्या अख्तियार होता है, उस कानून के अंदर क्या वो नोटिफिकेशन दे सकते हैं, जब वो कोई अथॉरिटी देगी, सेक्रेटरी देगा, कौन देगा। ये जब तक आम बंदे को ये सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो इस सिस्टम को टेक ऑन करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ कि ये मुझे थोड़ी सी एडवांटेज है क्योंकि मुझे लॉ समझ आती है, और अगर मुझे कंसर्न है इन चीज़ों के, तो मेरा ख्वाहिश है, मेरे भाई की ख्वाहिश है, मेरे फैमिली का ये कि हम अपने फेलो सिटीजन्स को एजुकेट कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वकील होना है, कि आपने बड़ी फैमिली से आना है, ये सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके अपने राइट्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आशिम खान, यहाँ एक दफ्तर है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का, एक दफ्तर भी यहाँ मौजूद है, पता नहीं वो किस तरफ है। लोगों को ज़ाहिर अपने माहौल को बचाने के लिए उस दफ्तर में क्या पिटिशन करनी चाहिए, क्या दरख्वास्त देनी चाहिए। वो दरख्वास्त लेकर एक गरीब आदमी जाता है, उसको अगर माहौल में कोई तकलीफ है, उसके इर्द गिर्द जैसे कोई चीज़ आ गई है, उसके नोटिस आता है, वो दफ्तर जाता है, तो वो दफ्तर उसको एनओसीज हो, आप देखें आप एक होटल भी अगर बना रहे हैं, एक कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्लाजा बना रहे हैं, मिसाल एक मार्केट बना रहे हैं, अपनी 5-10 मरले की कोई मार्केट बना रहे हैं, या कोई पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको एनवायरमेंट एजेंसी के पास जाना पड़ता है, उनसे भी एक एनएसवी लेनी पड़ती है। उसके लिए लोगों को तड़पाया जाता है, पेशावर से एनएससी मिलेगी, जाहिर है आपको पता ही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि लोग आते हैं बाहर से, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आते हैं वो एकड़ों में जमीन लेते हैं, और उनका जो है दिनों में, महीनों में, जो काम एक आम आदमी का सालों में नहीं हो पाता, वो एकड़ों की जायदाद में वहां प्लाजे 8-8, 10-10 रिजर्व फॉरेस्ट में प्लाजे खड़े हो जाते हैं। तो ये महकमे जो है, ये जो अपने माहौल को बचाने के लिए और कम्युनिटीज बेनिफिट में, लोगों को सहूलत के लिए नहीं सोचते। ये ऐसा ऐसा क्यों होता है कि लोगों में शऊर की कमी है, उनको वो राइट विंडोज नहीं पता कि मैंने अपनी राइट विंडो पे जाना है, उसमें कोई फॉल्ट लाइन है, या हमारे लॉ में कोई प्रॉब्लम है कि ये कम्युनिटीज के खिलाफ, माहौल के खिलाफ ऐसे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाते हैं। इसमें ये मेरे ख्याल में कम्युनिटी का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, और ना लॉ में प्रॉब्लम है। जी, प्रॉब्लम जो है वो एक सिस्टमैटिक करप्शन है, कि मतलब इसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। जी, जी, अगर हमें लग रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सक्लूसिवली ईपीए करेंगे, वो बात एक हद तक ठीक है, बट क्या जब वो बंदा नथगली में चला जाता है और कोई 5 स्टार होटल खड़ा करना चाहता है, तो उसमें फिर एक और महकमा इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर अगर क्या पता वो फॉरेस्ट में कटाई करने शुरू कर दे, उसमें एक तीसरा डिपार्टमेंट आ जाता है। तो जब ये इस तरह के मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और मतलब 2-3 लोग खड़े हो जाते हैं, उनको उस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि यार ये यहाँ से अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ इलीगल काम के लिए, इस वाला महकमा कुछ और इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। तो ये लोगों के शऊर, मेरे ख्याल में लोग जो है वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक चाहते हैं, कि अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को। मसला जो सारा फेस हो रहा है कि वो थोड़ी सी लैक ऑफ एजुकेशन होती है, और उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट उनको हेल्प क्यों नहीं करी। क्योंकि जो मैंने खुद अब देखे अपनी आंखों से कि ज्यादा मतलब मोर ऑफ्टन देन नॉट, वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके सामने बैठे होते हैं, उसकी शायद थोड़ी बहुत इंटरेस्ट होती है कि मैं यहाँ से किसी तरीके से फाइनेंशियली बेनिफिट कर लूँ, और उसकी वजह से वो मिसगाइड करते हैं, और वो बिल्कुल इलीगल हरकतें करते हैं। बट जो आम बनते हैं उसको समझ नहीं आती कि ये इलीगल क्यों है। अब आपने एक एनओसी का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये हमारे लॉ में, ये खास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में एनओसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, और खास तौर इस पूरे सूबे में हर क्रश प्लांट को एनओसी मिला हुआ है, और मैं आपको एज अ वकील कह रहा हूँ कि एनओसी कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अच्छा, अब ये इश्यू हमने हाई कोर्ट में रेज किए फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पर हमारे जजेस बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे जजेस हैं, उन्होंने ये नोटिस किया है और ये एड्रेस भी किया कि ये डॉक्यूमेंट होती क्या है, और अब ये डिपार्टमेंट एडमिट कर रहा है अच्छा। कि ये कुछ भी नहीं है। नाजरीन, एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई है कि एनओसी के नाम पर जो है
लोगों से लाखों करोड़ों रुपए बटोरे जाते हैं। एक एनओसी डॉक्यूमेंट, आपने कुछ भी बनाना है, आप नेशनल हाईवे के किनारे चले जाएं, कोई मकान, दुकान, प्लाजा खड़ा करना है, स्कूल खड़ा करना है, कोई अपनी बिल्डिंग पार्किंग बनानी है, पेट्रोल पंप बनाना है, कोई और चीज बनानी है, एनओसी के नाम पर लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। आपने रिजर्व फॉरेस्ट में कोई चीज बनानी है, होटल बनाना है, एनओसी के नाम पे आपने लाखों रुपए, अपना मकान बनाना है, ये इवन कि अगर आपने कोई माउंटेन भी उस पर चेंज करनी है तो 10 महकमों से आपको एनओसी, कैंटोनमेंट से अलग, वासा से अलग, दीगर दर्जनों महकमों से आपको एनओसी लेनी है। एक होटल खोलना है तब भी आपको एनओसी लेनी है। तो हमारे वकील साहब हमें बता रहे हैं कि जो हाईकोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो चीज सामने आई है कि एक एनओसी नाम का जो डॉक्यूमेंट है जिसके नाम पर करोड़ रुपए बटोरे जाते हैं, उसकी कानून में कोई गुंजाइश, जरा आपसे मजीद इसको एलेबरेट करेंगे आशिम खान कि ये एनओसी होती क्या है, और अगर लॉ में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो रोजाना इस डॉक्यूमेंट के पीछे लोग मारे मारे फिर रहे होते हैं, ये क्या चीज है? जी जी देखिए, अब मतलब जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली यूज में, मतलब हम जब आपस में दोस्त गपशप करते हैं, हम एनओसी का लफ्ज इस्तेमाल करते नो हैं, ऑब्जेक्शन नो सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्शन नाम। सर्टिफिकेट, ठीक है। जब हम अब एक लॉ स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। अगर मैंने एक रश प्लांट लगाना है तो मैंने क्या करना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं भी नहीं लिखा हो कि आपने एनओसी ऑब्टेन करना है। आपने ऑब्टेन करना होता है एनवायरमेंटल अप्रूवल। अच्छा, ये सेक्शन 13 के मुताबिक एनवायरमेंटल अप्रूवल का डेफिनेशन हमें दिया है और उसका प्रोसेस क्या होता है। और हमारा कानून जो है, क्योंकि वो कानून क्या कहता है कि आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर आपने किसी की जिंदगी तबाह करनी है, उसकी जमीन तबाह करनी है, आपने उस पब्लिक से इजाजत लेनी है कि क्या मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकता हूँ। जब तक पब्लिक का ये इनपुट नहीं होता आप नहीं कर सकते। बट क्योंकि पब्लिक को इस बात का नहीं पता, 99.9% ऑफ द टाइम ये एनओसी जो है ये वैलिड होता है। और इसी एनओसी से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से अनफेमिलियर होती है, वो भी जाहिर सी बात है वो अपने महकमे पर ही रिलाई करती है। वो पूछते हैं कि इसके पास कानूनी कागज है, वो कहते हैं जी एनओसी है। अब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को उसकी हर लॉ के साथ फेमिलियर, मतलब उसको तो नहीं पता होगा। अच्छा, इसी तरह लोग कहेंगे यार आपके पास माइनिंग की एनओसी है, माइनिंग एनओसी कुछ भी नहीं है, वो एक लीज होती है या लाइसेंस होती है। वो भी आपके पास इंडस्ट्रीज की एनओसी है, वो भी कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको इंडस्ट्रीज की लाइसेंस चाहिए और उस लाइसेंस से पहले आपको ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की अप्रूवल चाहिए होती है। अब ये चीजें फॉर द फर्स्ट टाइम ये अब सामने आती जा रही है। ये इसलिए आती जा रही है क्योंकि हमने इस पर बहुत मेहनत की है, बहुत पुश किया कि यार लोगों को समझ आनी चाहिए। क्योंकि अब हमने यही देखा कि बहुत एबटाबाद में जो लोग अफेक्टीज हैं उनके गाँव के साथ ही क्रश प्लांट्स इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि क्रश प्लांट ओनर्स को महकमा मदनियत, ये माइनिंग वाली और ये ईपीए वालों को पता कि यार यहाँ पर तो किसी को नहीं पता एनओसी क्या चीज है। वो तो लोग अगर किसी कोई पूछेगा हमसे, हम कहेंगे हाँ एनओसी है इसके पास, आम बंदे को तो नहीं पता कि हाँ। तो ये और खास एक और भी बड़ा इशू होता है कि इस चीज को एड्रेस करना आम बंदा क्या कर सकता है। पहले वो जाएगा उसी महकमे की तरफ, उस महकमे को बोलेगा कि यार इसके पास एनवायरमेंटल अप्रूवल नहीं है। अब उस महकमे के पास चॉइस है कि आम बंदे की बात सुने या ना सुने, जो मोस्ट प्रॉब्ली वो नहीं सुनेगा। अब फिर आम बंदा क्या कर सकता है? आम बंदा इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, इसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। बट फिर आम बंदा 10 दफा सोचेगा कि यार क्या मेरे पास पैसे हैं इसके खिलाफ जाऊं, ये पार्टी मुझसे अमीर है, तकड़ी है। क्योंकि वो जाहिर है जो माइनिंग करेगा उसके पास पैसे होंगे, जिसके गाँव तो बहुत है वो अक्सर उससे फाइनेंशियली कमजोर होगा। जी आशिम खान, आपका जाहिर है एक एजुकेशन बैकग्राउंड है, एक सियासी बैकग्राउंड है। आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इकबाल खान जद्दून के जाहिर है पोते हैं। आपके जो भाई हैं, आपके जो चाचाज हैं, वो सारे ज़ाहिर पॉलिटिकल पोजीशंस पे हैं, तो आपको तो एक एडवांटेज लेवरेज हासिल है। आप जाएंगे, रेट पिटिशन करेंगे। क्या आप सजेस्ट करते हैं ये जो प्रॉपर्टी मालिकान होते हैं, जो रिजर्व में जो मालकाना जंगलात में जो मालकान होते हैं, ये क्रश प्लांट के इर्द गिर्द जो लोग आबादियों में जो मालकान होते हैं, या जो भी जमीन लैंड ओनर होते हैं, जमींदार होते हैं, जाहिर है माहौल में उन सबकी जिंदगियां, और खासकर आम सिटीजन जैसे मेरे आपकी तरह जो लोग रोडों पर जो रहते हैं, मकानात बनाते हैं, तो ऐसा क्या मैसेज आप देंगे इन लैंड मालकान को, कम्युनिटीज को, और दीगर जो अफेक्टीज हैं स्पेशली, कि वो ऐसा क्या करें? हमारा महकमा तालीम क्या करे इस शऊर को उजागर करने के लिए? दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लोग मुनज़्ज़म होते हैं मुख्तलिफ, जैसे आपकी बार कौंसिल है, जैसे ये तजारती तंजीमें होती हैं, जैसे गांव में वेलफेयर सोसाइटीज बनी होती हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि वो अपनी लैंड को भी बचाएं, अपनी माहौल को, अपने आने वाली नस्लों को भी बचाएं, दरख्तों को भी बचाएं, और अपने माहौल में यानी आपको कैसे मुनज़्ज़म करें, या लॉ की तरफ आएं? तो ज़ाहिर कॉर्पोरेट लॉ में या आपका जो ये जो एनवायरमेंट लॉ है
बड़े महंगे महंगे वकील है। आप तो ये तो एक्सेप्शनल एक केस है कि आपका ज़ाहिर है बैकग्राउंड भी अच्छा है और आप इसमें एक ह्यूमन उसमें उसके खातिर काज के लिए खड़े हैं। लेकिन ये आप कम्युनिटी को जरा सजेस्ट करें कि वो कैसे अपने आप को मुनज़्ज़म करें, शऊर को उजागर करें, इकट्ठे हों और इसमें लड़ें, फाइट करें, बाहर निकले और ऐसे जो इलीगल जो क्रश प्लांट हैं या जंगल काटे जा रहे हैं या चीजें उनके घरों के आगे कचरा, शहर से कचरा उठाकर उनके घरों के आगे लाकर डाला जा रहा है, तो वो कैसे अपने आप को मुनज़्ज़म करें? इसका मेरा जवाब ये है कि जो कम्युनिटी है ना, क्योंकि एबटाबाद एक मतलब देखिए हमारे शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं। चलो अगर आपको मैं पर्सनली जानता हूँ, आपके चाचे को जानता हूँ, आपके भतीजे को, जो मतलब ताल्लुक निकल आता है। जी जी, इस ताल्लुक में, इस सोशल सिस्टम में कम्युनिटी जो है, अगर उनको लग रहा है कि उनकी कोई राइट्स वायलेट हो रही है, मैं जरूर रेकमेंड करता हूँ कि आप किसी लॉयर से मशवरा करें और आप लॉयर जाने से पहले भी बंदा पूछे कि ये लॉयर कैसा है, किस तरह के नेचर का इंसान है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या काम करते हैं। अगर ये भी मतलब लोग इससे भी थोड़ा सा घबराते हैं तो ज़रा फीसों का मसला होता फीसों का मसला होता है, बट जरूर मतलब देखिए हमारे प्रोफेशन में बहुत अच्छे लोग भी हैं। जी जी, काफी लॉयर्स जिसको हम प्रो बोनो काम करते हैं कि मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। देखिए सोशल कास्ट के साथ सोशल खड़े कॉस्ट के साथ हर बंदा, मतलब एंड में एबटाबाद इस दुनिया में हम सब शेयर करते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये हवा, ये आप सब शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉमन एजेंडा है। हाँ, सब मतलब इस तरह की बहुत सारे अच्छे लोग आपको महकमे में भी मिलते हैं, हर बंदा गलत नहीं होता और लॉज भी सपोर्ट करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरा अपना ख्याल है कि लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमारा आइन क्या चीज है और उस आइन में लिखा हुआ क्या है, हमारे क्या राइट्स हैं, क्योंकि ये सारे राइट्स हमारा आइन एड्रेस करता है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड राइट्स हैं। और जो चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका हाई कोर्ट जो है वो उसका गार्डियन होता है, जिसमें हम रिट पिटिशन फाइल करते हैं। तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार ये हमारा सिस्टम किस तरह काम करता है, कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरी राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है, जो मेरी राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, तो आप अपने आइन को देखें और ये बिल्कुल उधर लिखो आर्टिकल 9 और आर्टिकल 9A में कि ये आपका राइट है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये आपका राइट है। और इसके अलावा जो आपने मतलब बोला कि मुझे शायद एडवांटेज मिलती है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग हुए, मतलब मैं ये काम न अपनी फैमिली के बगैर कभी भी नहीं कर सकता। ये मेरे सोशल प्रेशर आ जाता है। मेरे दादाजी बहुत बड़े आदमी थे, बट मेरे वालिद साहब उनसे भी बड़े आदमी मेरे नजर के लिए। बेशक मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब चीजें जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सोशल बॉन्ड, मतलब जब आपको कम्युनिटी लेवल पर बॉन्ड हो जाता है तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। मतलब कोई इंसान चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हुए, वो आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि मतलब देयर स्ट्रेंथ इन नंबर्स, मतलब हाँ ताकत होती है जब यूनिटी होती है एक। और ये मैंने सीखा है यहाँ पर, जब आपकी नीयत साफ होती है अल्लाह ताला आपको बहुत मदद करता है। आपने अपनी नीयत भी साफ रखनी होती है और अपना फेथ अल्लाह ताला में रखना होता है। बेशक नाजरीन, जैसा कि आशम खान एडवोकेट ने जो कंक्लूड किया, तो वो उसमें जो आखिरी जुमला जो मैं उनकी जो कंक्लूड जुमला है वो जरूर नाजरीन की नजर करूंगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। सिर्फ उस ताकत का इजहार तब होगा कि जब अवाम अपनी सांस को बचाने वाली जो काज है उसके साथ खड़े हो, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं, अपना बॉन्ड बनाएं, अपनी फैमिलीज और अपनी कम्युनिटी के साथ इकट्ठे होकर कानून का अगर उनको कोई इशू दरपेश है तो वो कानून का, अदालत का दरवाजा खटखटाएं, उससे उनको इंसाफ मिलेगा। और सबसे पहले वो जो कानून में, आइन में उनको प्रोटेक्शन दी गई है और जो बाय लॉज होते हैं, जो लोकल सतह पर इम्प्लीमेंट होते हैं, बाय लॉज होते हैं और जो प्रोसीजर होते हैं, उनके साथ जो है जुड़े रहे और देखते रहे जैसे कानून साजी होती है। उनके खिलाफ अगर कोई कानून भी बनने जा रहा हो, इवन कि अगर कोई मुकन्ना भी कानून बनाने जा रही हो उनकी राइट्स के खिलाफ, तो उनको उठ खड़े होना चाहिए और कम्युनिटी को जो है मोबिलाइज करना चाहिए। फिर मिलते हैं नाज़रीन, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ। जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।